Good morning, dear students. Today we are going to discuss further in chemical kinetics, जिसमें सबसे पहले है यूनिट्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। जैसे मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या रिप्रेजेंट करता है। इट रिप्रेजेंट्स द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ आइदर द रिएक्टेंट और द प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि चेंज इन कंसंट्रेशन या तो प्रोडक्ट का या रिएक्टेंट का हो टाइम के अकॉर्डिंगली, दैट इज नोन एज रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन, क्योंकि बेसिकली हम उसको कैसे लिखते हैं, रेट इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन with respect to time, so accordingly we can put up the units of rate of reaction. अगर आपके concentration के units आपने लिए हैं जनरली, जैसे जो हम लेते हैं वो है मोल पर लीटर, राइट, और टाइम जो है उसके हम यूनिट्स लेंगे। जनरली जो यूनिट्स लिए जाते हैं दे आर बेसिकली सेकेंड्स। सेकेंड के अलावा इसको मिनट या आवर में भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, या टाइम का कोई भी यूनिट यूज किया जा सकता है, लेकिन जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो यूनिट सेकेंड्स हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट विल बी मोल पर लीटर अपॉन सेकेंड, दैट इज मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, राइट। इसी तरीके से अगर आपके जो रिएक्टेंट्स हैं, सपोज वो गैसेस हैं, तो गैसेस में हम कंसंट्रेशन को ना लेकर उनके प्रेशर को मेजर करते हैं। सो इन दैट केस अगर आपके जो रिएक्टेंट हैं या फिर जो आपके प्रोडक्ट्स हैं, अगर वो गैसेस हैं, इफ गैसेस, इन दैट केस वी कैन यूज the units of pressure. Then the units will be like, अगर प्रेशर के आपने एटमॉस्फेयर यूज किया है तो एटमॉस्फेयर सेकेंड इनवर्स भी हो सकते हैं, या फिर अगर आपने बार यूज किया है तो बार सेकेंड इनवर्स हो सकता है। पास्कल में है अगर तो पास्कल सेकेंड इनवर्स हो सकता है, ठीक है, या टॉर में अगर है तो टॉर सेकेंड इनवर्स हो सकता है। सो इन दिस वे यूनिट्स कुड बी different also. So I hope you have understood about the units of rate of reaction. Now let's talk about how to express the rate of reaction in terms of वेरियस रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। यानी कि अगर आपके पास कोई केमिकल इक्वेशन गिवन है तो हम उस वहां से रेट ऑफ रिएक्शन को अलग अलग रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की टर्म्स में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो आई एम टेकिंग अ फर्स्ट ऑफ ऑल अ जनरल इक्वेशन। जैसे मैंने लिखा, कोई आपके ए रिएक्टेंट है जिसके ए मोल्स लिए गए हैं, और कोई रिएक्टेंट बी है जिसके स्मॉल बी मोल्स हैं। जब वो रिएक्ट कर रहा है तो फिर वो बना रहा है आपका सी प्रोडक्ट जिसके एक्स मोल्स हैं, और साथ में बना रहा है डी प्रोडक्ट जिसके हैं वाई मोल्स। सपोज हमने इस तरह की एक जनरल इक्वेशन कंसिडर की, ठीक है। तो व्हेन द रेट इज एक्सप्रेस, तो हाउ द रेट विल बी एक्सप्रेस, जैसे अगर हम ये कहते हैं कि ए किस स्पीड से खत्म हो रहा है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, माइनस डी ऑफ ए अपॉन डी टी। सो द टर्म्स आर हैविंग द यूजुअल मीनिंग। मैं फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ। नेगेटिव इसलिए क्योंकि रिएक्टेंट लिया है। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है ये मोलर कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसकी, ए की। डी मतलब चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन, और डी टी है चेंज इन टाइम। इसी तरीके से अगर हम लिखते हैं बी के लिए, तो बी के लिए हो जाएगा माइनस डी बी अपॉन dt. I hope you have understood. Similarly, when we are talking about C, तो C क्योंकि प्रोडक्ट है तो नेगेटिव नहीं आएगा, लेकिन चेंज इन कंसंट्रेशन तो इसकी भी होगी अपॉन dt, और सिमिलरली ये हो जाएगा d ऑफ कैपिटल D अपॉन dt. यहां तक आप सबको समझ में आ गया होगा। नाउ द थिंग इज कि ये जो है, ये सभी पर्टिकुलर जो रेट्स हैं ये खास रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के हैं। जैसे ए कितनी स्पीड से खत्म हो रहा है, इतनी स्पीड से खत्म हो रहा है। बी कितनी रेट से या कितनी स्पीड से डिसअपियर हो रहा है, इतनी स्पीड से डिसअपियर हो रहा है। क्योंकि रिएक्टेंट है तो खत्म होंगे, तो डिसअपियरेंस की बात कर रहे हैं। वहीं सी की फॉर्मेशन की स्पीड या रेट क्या है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है, और डी की फॉर्मेशन का या बनने का रेट क्या है,
ये टर्म इसको रिप्रेजेंट कर रही है। लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता कि ये जो अलग अलग हमने रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स के लिए लिखा है उन सभी के लिए जो रेट है वो तो अलग अलग हो सकते हैं उनके बनने का या उनके डिसअपियर होने का। लेकिन अगर हम ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें, इस पूरी की पूरी रिएक्शन के रेट की बात करें, तो वो तो किसी ना किसी एक टर्म से भी रिलेटेड होगा, या ये कहें कि वो इन सबके बराबर ही होना चाहिए। ठीक है, वो इन सब के बराबर तब होगा जब इनके सबके बनने का रेट एक जैसा हो। राइट, सो द रेट ऑफ रिएक्शन विल बी इक्वल टू दिस और दिस और दिस और दिस। राइट, इन सबके इक्वल होना चाहिए। लेकिन जैसे आप देख रहे हो कि जितनी देर में ए के ए मोल्स खत्म हो रहे हैं, बी के बी मोल्स खत्म हो रहे हैं, उतनी देर में सी के एक्स मोल खत्म हो रहे हैं और डी के वाई बन रहे हैं और डी के वाई मोल्स बन रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन है वो हम तभी इक्वेट कर सकते हैं जब हम इनके स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स को इनसे ही, इनके रेट से ही क्या कर दें, डिवाइड कर दें। सो इन दिस वे इट विल बिकम नाउ -1 upon A. Similarly, this will become -1 upon B. This will become 1 upon X, and this will be 1 upon Y. ठीक है, इसी को ही मैं आपको एक प्रॉपर इक्वेशन लेके समझाने की कोशिश करूंगी। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड एवरीवन। Suppose we have equation PCl5 gives PCl3 plus Cl2. So what is the rate of disappearance of PCl5? It can be represented minus d of PCl5 upon dt. इसी तरह से PCl3 के लिए, क्योंकि ये प्रोडक्ट है, d of PCl3 upon dt, and for Cl2 d of Cl2 upon dt. And all the rates will be equal to each other and will be equal to the overall rate of reaction when we will divide the stoichiometric coefficients accordingly. तो यहाँ stoichiometric coefficient 1 है तो as it is रहेगा, PCl3 1 है as it is रहेगा, Cl2 का भी 1 है तो ये भी as it is रहेगा। ठीक है, अब अगर इसी इक्वेशन को हम एक और एग्जाम्पल से एक्सप्रेस करते हैं, द इक्वेशन इज 2N2O5 4NO2 plus O2. Dinitrogen pentoxide dissociates on heating to form nitrogen dioxide and oxygen. तो ये बैलेंस्ड इक्वेशन यहाँ लिखी हुई है। ठीक है, अब अगर N2O5 का रेट ऑफ डिसअपियरेंस देखें तो -d of N2O5 अपॉन dt। इसी तरीके से NO2 की फॉर्मेशन का रेट क्या होगा, d of NO2 अपॉन dt, और ऑक्सीजन के बनने का रेट क्या होगा, d of O2 अपॉन dt। अब आप एक चीज ऑब्जर्व करें, जितनी देर में ऑक्सीजन का सिर्फ एक मॉलिक्यूल बना है उतनी देर में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड डाई नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड यानी N2O5 के 2 मॉलिक्यूल खत्म हो गए हैं। यानी ये दोनों रेट तभी बराबर हो सकते हैं जब हम इसके टूटने के रेट को आधा कर दें। आधा करेंगे तो यानी 1/2 हो गया। इसी तरीके से अब इन दोनों को ध्यान से देखें, जितनी देर में ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल बना उतने में NO2 के 4 मॉलिक्यूल बने। यानी NO2 की बनने की जो स्पीड है, रेट है, वो इससे 4 टाइम्स है। तो ये दोनों कब बराबर होंगे, जब हम इसके रेट को 1/4 कर दें यानी 1/4। राइट, तो ये रेट इसके बराबर हो जाएगा। इसी तरीके से ऑक्सीजन और N2O5 का रेट भी बराबर हो गया, यानी अब ये सारे बराबर हो गए, ये सब इक्वल हो गए। और ये सभी जो इक्वल हो गए हैं तो ये किसके इक्वल हो गए हैं, रेट ऑफ रिएक्शन के। Right? So I hope you have understood कि how we can express the rate of reaction in terms of different reactants and products. ठीक है, so ये जो particular topic है इसको आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, अलग अलग इक्वेशंस को रिप्रेजेंट करके, और कोशिश करिएगा कि आप यहाँ से जो है इस चीज़ को एक कॉन्सेप्ट की तरह से प्रिपेयर करें, तैयार करें कि कैसे हमने इसको 1/2 या 1/4 किया है, या हमने पिछली इक्वेशन जब जनरल लिखी थी तो 1/A 1/B 1/C या 1/D या 1/X कुछ भी हमने ऐसा क्यों लिखा था। रीजन इज कि वी हैव टू इक्वेट द रेट्स। इसी को एक जनरल एग्जाम्पल की फॉर्म में भी मैं आपको बताती हूँ। जैसे सपोज अ ट्रक इज देयर एंड द ट्रक इज मूविंग विद अ पर्टिकुलर स्पीड,
राइट. अ पर्सन इज लाइक ऑन द बैक साइड ऑफ द ट्रक के जो पीछे वाले हिस्से में है, और वहां पर जो है वो एक, सपोज आप ये करें कि ट्रक भी, एक पर्सन भी नहीं, आप ये लगा लेते हैं कि हम कोई एक टॉय कार रखी हुई है और हमने टॉय कार को प्लग इन करके और उसको स्टार्ट कर दिया है और उसकी जो है अपनी एक स्पीड बनी हुई है. ठीक है. इसी तरीके से हमने उसके अंदर एक छोटा सा साइकिल भी छोटा सा रखा है और उसको भी एक हमने रेगुलर स्पीड से उसको मेंटेन किया हुआ है. लेकिन चाहे उसके अंदर कितने भी व्हीकल, कितने भी ट्रक के अंदर चीजें रखी हो, जब ट्रक की जो स्पीड होगी वही स्पीड उन सभी चीजों की स्पीड होगी. यानी जो रेट ऑफ रिएक्शन है बेसिकली वो तो ओवरऑल सभी का मिला करके ही काउंट होगा. ठीक है. ऐसा तो नहीं हो सकता कि अगर एक को जल्दी है या एक जो है वो डबल स्पीड से बन रहा है या एक आधी स्पीड से बन रहा है, तो ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो किसकी अकॉर्डिंगली मैनेज किया जाएगा. इट विल बी मैनेज या इट विल बी ऑब्जर्व्ड विद द स्पीड ऑफ द स्लोएस्ट वन. राइट. तो हम उसी की टर्म्स में जो है एक्चुअल रेट ऑफ रिएक्शन को आइडेंटिफाई कर पाते हैं. इसीलिए हमने यहां से इसको इक्वेट करके इस तरीके से रिप्रेजेंट किया है और इसी तरीके से इसको किया जाता है. नाउ लेट अस कंटिन्यू विद द फैक्टर्स अफेक्टिंग the rate of reaction. Okay, what are the various factors which affect the rate of reaction? शुरू करते हैं. सबसे पहले इसमें आता है नेचर ऑफ रिएक्टेंट. रिएक्टेंट के खुद के नेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो फास्ट होगा या स्लो होगा. जैसे फॉर एग्जाम्पल हम कंसिडर करते हैं रिएक्शंस को, जैसे नाइट्रिक ऑक्साइड है, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके बनाता है NO2. इसी तरीके से कार्बन मोनोऑक्साइड है, वो भी ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करता है तो बनाता है CO2. लेकिन ये जो दोनों रिएक्शंस हैं, चाहे आप सिमिलर कंडीशंस रख दें, हर तरह से इसको सेम कर दें, लेकिन जो पहली वाली रिएक्शन है वो है बहुत फास्ट और जो दूसरी रिएक्शन है वो है कंपैरेटिवली स्लो. ठीक है. तो ये इसी वजह से है क्योंकि जो बॉन्ड्स की ब्रेकिंग या फॉर्मेशन, जैसे मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि बॉन्ड की ब्रेकिंग और बॉन्ड की जो फॉर्मेशन है बेसिकली वो उनके ऊपर डिपेंड करता है. तो नाइट्रिक ऑक्साइड का जो बॉन्ड है ऑक्सीजन के साथ जब बन रहा है तो वो बहुत जल्दी बनता है. ठीक है. क्योंकि NO जो है वो एक ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है और वो बहुत जल्दी कंबाइन करता है. जैसे ही ऑक्सीजन O2 का बॉन्ड ब्रेक होगा और पैरामैग्नेटिक ऑक्सीजन जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ जैसे ही आएगी, फ्री एटॉमिक ऑक्सीजन, वो एकदम से NO के साथ कंबाइन कर जाएगी और वो केस CO के साथ नहीं पॉसिबल है. ठीक है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड वन, एंड द सेकेंड वन इज कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स. सो एवरीवन, जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की जनरली अगर ज़्यादा होती है तो रिएक्शन फास्ट होती है, और उसी तरीके से अगर जैसे जैसे कंसंट्रेशन कम होती जाती है रेट ऑफ रिएक्शन भी कम होता जाता है. इसी को और ज़्यादा डिटेल में हम स्टडी करेंगे इन अपकमिंग वीडियोस. नेक्स्ट वन इज टेम्परेचर. जनरली अगेन इट इज ऑब्जर्व दैट हायर इज द टेम्परेचर, हायर इज या मोर इज रेट ऑफ रिएक्शन. ठीक है. सो टेम्परेचर का भी जो मैथमेटिकल रिलेशन है या एक्चुअल जो इफेक्ट है टेम्परेचर का रेट ऑफ रिएक्शन पे वो भी हम स्टडी करेंगे. और ऐसा माना जाता है कि अगर टेम्परेचर को सिर्फ 10 डिग्री से भी अगर किसी रिएक्शन का बढ़ा दिया जाए तो फिर जो रेट है वो ऑलमोस्ट डबल हो जाता है, और कभी कभी केसेस में तो डबल से भी ज़्यादा हो जाता है, कभी कभी 3 टाइम्स भी हो जाता है. ठीक है. नेक्स्ट वन इज presence of catalyst. Now what is a catalyst? Catalyst is a chemical substance which increases the speed of reaction, okay, without actually being consumed in the reaction. रिएक्शन में वो खुद कंज्यूम नहीं होता है लेकिन वो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करने का काम करता है. ऐसे केमिकल सब्सटेंस को कैटलिस्ट कहा जाता है. ठीक है. और अगर कोई रिवर्सिबल रिएक्शन है तो कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम को लेकर आने में बहुत जो है इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. वो बहुत जल्दी इक्विलिब्रियम ले आता है. ऑल्दो
ये बात आपको याद रखनी है कि जो कैटलिस्ट है वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ फॉरवर्ड रिएक्शन को बढ़ाएगा या सिर्फ बैकवर्ड को बढ़ाएगा, वो दोनों को एक साथ इंक्रीज करता है। ठीक है, इक्विलिब्रियम जल्दी आ जाएगा, लेकिन इक्विलिब्रियम आएगा उसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जिस पे उसे आना था या आना चाहिए। सो व्हाट इज अ कैटलिस्ट? सब्सटेंस which increases speed of reaction without being actually consumed in reaction। उसके खुद के फिजिकल और केमिकल स्टेटस में कोई भी चेंज नहीं आता है। नेक्स्ट वन इज सरफेस एरिया। अब सरफेस एरिया जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द रेट ऑफ रिएक्शन। मोर इज सरफेस एरिया, ग्रेटर विल बी रेट ऑफ रिएक्शन। जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा, रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही ज्यादा फास्ट होगा। ठीक है, अगर आपके पास कोई सॉलिड रिएक्टेंट है या सब्सटेंस है तो उसके पार्टिकल साइज को आप जितना छोटा कर दोगे, ब्रेक डाउन कर दोगे, उतना ही सरफेस एरिया बढ़ता है। ठीक है, लेकिन ब्रेक डाउन करने का मतलब ये नहीं है कि पार्टिकल्स को बिल्कुल पाउडर में कन्वर्ट कर दिया जाए। कहीं कहीं पर पाउडर फॉर्म भी यूजफुल रहती है, रेट ऑफ रिएक्शन बहुत बढ़ जाता है वहां पर, लेकिन वो हर जगह यूजफुल नहीं होती है। एंड द लास्ट वन इज प्रेजेंस ऑफ लाइट, या जिसे हम रेडिएशंस भी बोल सकते हैं। किसी भी तरह की रेडिएशंस हो सकती हैं। ठीक है, तो विजिबल रेंज में भी हो सकती हैं, मोनोक्रोमैटिक भी हो सकती है, इसके अलावा वो आपका यूवी रेंज की भी हो सकती है, किसी भी रेंज की, आईआर रेंज की भी हो सकती हैं। तो प्रेजेंस ऑफ लाइट या रेडिएशन, कुछ रिएक्शंस होती ही ऐसी हैं जिनको हम फोटोकेमिकल रिएक्शंस कहते हैं, विच टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट ओनली, जिसका बेस्ट एग्जाम्पल है फोटोसिंथेसिस। ठीक है, सो जैसे एक और एग्जाम्पल मैं यहाँ रिप्रेजेंट कर देती हूँ। H2 और Cl2, हाइड्रोजन और क्लोरीन जो है जब आपस में रिएक्ट करके हाइड्रोजन क्लोराइड बनाते हैं तो ये रिएक्शन सनलाइट की प्रेजेंस में बहुत ही फास्ट हो जाती है। सो presence of light in certain reactions also play important role in increasing the rate of reaction, क्योंकि जो लाइट या रेडिएशन है वो बॉन्ड्स को ब्रेक करने का काम करती है। तो बॉन्ड्स को अगर ब्रेक करेगी तो फिर वो रिएक्शन अपने आप ही फास्ट हो जाएगी। सो एवरीवन, इन दिस वे दीज आर दी फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। आई होप यहाँ तक आपको सबको समझ में आ गया होगा। और जो हमने डिस्कस किया था अभी कुछ देर पहले इस वीडियो में अबाउट द एक्सप्रेसिंग द रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ वेरियस रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, उसके ऊपर बेस्ड असाइनमेंट आप सबने प्रैक्टिस करना है। और डू कंप्लीट योर नोट्स एंड आई होप यू हैव अंडरस्टूड ईच एंड एवरीथिंग एंड यू आर ऑलवेज वेलकम विद योर डाउट्स। सो keep studying and keep learning. Thank you everyone.